So hello dear students and welcome to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स ICT Virtual Classroom देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करते हैं क्लास 12th के फिजिक्स के बारे में, क्लास 12 कक्षा 12 भौतिकी विज्ञान के सब्जेक्ट के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं आज की क्लास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को। कुछ एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो पहले उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे और फिर आगे की बातों को समझेंगे। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ। आप लोग अपना ध्यान अपने अपने स्क्रीन पर बनाकर रखिएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की प्रबलता की तुलना कीजिए। वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की प्रबलता की तुलना कीजिए। इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हैं। नंबर 1 पार्ट, दो प्रोटॉनों के लिए नंबर 2, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के लिए। चलिए, तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सॉल्व करने से पहले हमें वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की जो जानकारी है वो होनी चाहिए कि किस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करते हैं और क्या इनका मतलब होता है, ठीक है। एक छोटा सा डिस्कशन हम लोग इसके ऊपर करते हैं। देखिए, सबसे पहले है वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या काम करता है, वैद्युत बल क्या काम करता है, आवेशों के बीच लगने वाले बल को, आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम वैद्युत बल कहते हैं, वैद्युत आवेशों के बीच बेसिकली। तो ये आकर्षण बल भी हो सकता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, और ये प्रतिकर्षण भी हो सकता है, यानी फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है। आकर्षण कब होगा, जब दो विजातीय आवेश होंगे। प्रतिकर्षण कब होगा, जब दो सजातीय आवेश होगा। तो सजातीय आवेशों के बीच में परस्पर प्रतिकर्षण एवं विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण होता है ना। ये बात हमने पढ़ी है, ये बात हमने समझी है। नेक्स्ट, अगर आगे बात करें हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल की, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है दो वस्तुओं के बीच
किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ आकर्षण का बल होता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यहाँ प्रतिकर्षण बल ये नहीं होता हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। ये तो बात हो गई गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल के बारे में बातों की। हमारा काम क्या है? हमारा काम है यहाँ पर फाइंड आउट करना कि जो बल का परिमाण है वो कितना होगा, है ना। बल का परिमाण है जो वो कितना होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fg इज इक्वल टू जी m1m2 अपॉन r स्क्वायर। जबकि वैद्युत बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। आप देख रहे होंगे इसमें जो ये वाला पार्ट है ना डियर स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट आपको लगभग सिमिलर देखने को मिल रहा होगा। यहाँ m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अलग कहाँ पर दिख रहा है? अलग ही यहाँ पर दिख रहा है। देखो यहाँ पर g है और यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ये दोनों ही नियतांक है, दोनों के दोनों क्या है? नियतांक है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इनकी बात मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ आपके साथ, इसे हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ जो ये g होगा इसे हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसका कुछ मान भी होता है। इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, वो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जो ये बल है हमारे पास और यहाँ पर जो कांस्टेंट है ये इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं निर्वात की वैद्युत क्षेत्रता, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है पूरे की वैल्यू लिख रहा हूं मैं यहाँ पर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरे की वैल्यू लिखी है मैंने ये, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरे की वैल्यू लिखी है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इतनी बातें लिख ली। इस क्वेश्चन को करने के लिए, समझने से पहले, समझने के लिए इतनी बातों का जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। अब और कुछ बातें देख लीजिए। और जिस चीज की आपको यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है, जिस चीज की आपको यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है वो रहेगी इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1 देखो इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम लोग ना ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई से ही, स्मॉल ई से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो होता है 1 पॉइंट। इलेक्ट्रॉन के लिए जो आवेश का मान होता है वो फंडामेंटल चार्ज होता है। क्या होता है? मूल आवेश जिसे हम कहते हैं, इसको हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए वो बात बाद में बता दूंगा मैं आपको। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। जो बात आपको बता रहा था वो बात ये है कि जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन का आवेश होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बस इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। इतना सा बात ध्यान रखना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ये है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसको हम ME से रिप्रेजेंट करते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg।
9.1 इंटू 10⁻³ kg। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रोटॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन की अगर बात करी जाए तो ये होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। यहां पर आपको एक और बात ध्यान रखनी है, आपको दिखेगा इलेक्ट्रॉन कैसा है, हल्का है और प्रोटॉन भारी है। इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन की तुलना में हल्का होता है, प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन की तुलना में भारी होता है। इसीलिए भी हम क्या बोलते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं, ये दोनों क्या है, भारी कण है। तो ये क्या रहता है, न्यूट्रॉन जो है, सॉरी न्यूक्लियस जो है, नाभिक जो है परमाणु का, वो मतलब वो नहीं घूमता, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्का है ना। तो इलेक्ट्रॉन कैन इजीली ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस। इसके साथ ही साथ एक और बात ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है, एक तो वो हल्का है, और दूसरी चीज हमने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से मजबूती से बंधा रहता है। क्यों? क्योंकि नाभिक के अंदर हमारे पास क्या है, प्रोटॉन्स है। तो प्रोटॉन क्या है, धनावेश है, ठीक है। तो सारा धनावेश एक जगह पे है नाभिक के अंदर, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो सारा धनावेश जो है वो जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश है उनको जो है वो अट्रैक्ट करने का, बांधे रखने का काम यहाँ पर करता है आसानी से। ये क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए इतनी सारी चीजों की जानकारी होना जरूरी है, तब जाकर आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर पाएंगे। अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये सारी वैल्यूज लिख ली, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बात की गई है, हमको सिंपली एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन या फिर दो प्रोटॉन है, उनके लिए हमको एक बार गुरुत्वाकर्षण बल और एक बार वैद्युत बल फाइंड आउट करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं दो प्रोटॉन होंगे किस प्रकार से, ठीक है। एक प्रोटॉन सपोज ये रहा, एक प्रोटॉन सपोज ये रहा, ठीक है। प्रोटॉन को हम लोग ऐसे शो कर लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज ये हम जानते हैं, ये बात हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि धनावेशित होते हैं, ठीक है। और इनके बीच की दूरी को हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है, जो कि है सपोज स्मॉल r। ये समझ में आ गया। ये एक प्रोटॉन है, ये दूसरा प्रोटॉन है। हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं दो प्रोटोनों के लिए। तो दो प्रोटॉन हमको दिखने को मिल रहे हैं, दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, r दूरी पर है। चलिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं इसके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करते हैं दो प्रोटोनों के लिए ए पार्ट, गुरुत्वाकर्षण बल निकालते हैं पहले। गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है, नीचे लिखा है ना, F इज इक्वल टू जी, एफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2। अब m1 कौन है, m1 मतलब ये वाला प्रोटॉन, m2 मतलब ये वाला प्रोटॉन। तो दोनों जगह प्रोटॉन है, तो द्रव्यमान किसका लेंगे हम, प्रोटॉन का। मैंने आपको बताया प्रोटॉन के द्रव्यमान को हम mp लिखते हैं। तो दोनों जगह प्रोटॉन है तो mp mp आ जाएगा। एक जगह प्रोटॉन एक जगह इलेक्ट्रॉन होता तो mp m ही आता है ना, अपॉन r स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी। तो इस तरीके से फॉर्मूला लगाया जाता है, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया और हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। चलिए वैल्यूज पुट अप करने की कोशिश करता हूँ जी। एफ जी इज इक्वल टू जी की वैल्यू रखेंगे 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ प्रोटॉन कितना लिखा था अभी भी, 1.67 इंटू 10⁻27। और फिर से दूसरी बार है तो दूसरी बार भी क्या कर देंगे, 1.67 इंटू 10⁻27। तो मास ऑफ प्रोटॉन दो बार था, एक बार दो बार, दोनों बार हमने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद बीच की डिस्टेंस r हमको पता नहीं है तो r का स्क्वायर, ठीक हो गई। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है।
अब नेक्स्ट इसी प्रकार से निकालते हैं हम कौन सा बल, बी पार्ट करते हैं इसका वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ देखो सामने लिखा हुआ है, F इज इक्वल टू 1/4πε0। कौन से नियम से निकालते हैं वैद्युत बल दो आवेशों के बीच? कूलाम नियम से। ठीक है, ये कूलाम नियम में लिखा हूं यहाँ पर। Q1 Q2, तो Q1 की जगह क्या भाई? प्रोटॉन का आवेश, और Q2 की जगह क्या है? प्रोटॉन। Q क्या होता है? आवेश, है ना। तो मैंने अभी आपको बताया प्रोटॉन के आवेश को हम लोग कैसे लिखेंगे? P से लिखेंगे, है ना, अपॉन R²। तो Q1 Q2 की जगह क्या लिख दिया? P और P। क्यों? क्योंकि दोनों जगह प्रोटॉन है। ये बात का ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त बिल्कुल कूल माइंड से और समझ करके करना है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहां पर करता हूं इसको, FE इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/4πε0 की वैल्यू आई थी 9 × 10⁹। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19, और दूसरे प्रोटॉन के ऊपर भी होगा 1.6 × 10⁻19 कूलाम अपॉन R², दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। आ गई है बात समझ में? आई होप यहां तक आपकी समझ में सारी बात आ गई होगी। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं दोनों वैल्यूज को, फिर हमको क्या करने? तुलना करनी। तो मैं डायरेक्टली जो है तुलना कर रहा हूं। तुलना करने के लिए हम सिंपल सा काम करते हैं, FG की वैल्यू ऊपर रखते हैं, उसके अपॉन में FE की वैल्यू रखते हैं, इतना काम करते हैं। ठीक है, या फिर FE ऊपर रख लेते हैं और FG नीचे रख लेते हैं, जैसा आपको सही लगे। ठीक, अब अगर मैं दोनों की तुलना करूंगा, देखो दोनों में एक बात तो है, FG का अपॉन में भी R² है, FE के अपॉन में भी R²। देखो ये FE है और ये FG है, दोनों के अपॉन में क्या आ रहा है? R² आ रहा है। तो R² तो कट जाएगा जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा, है ना। बचेगा क्या? FE की ये वाली वैल्यू ऊपर आएगी और ये वाली वैल्यू FG की नीचे आएगी, हर बटे अंश, क्योंकि मैं ऊपर FE लिख रहा हूं, है ना। समझ में आ गई ये बात? सिंपल मैथ से। तो मैं वैल्यू पुटअप कर ले रहा हूं सीधे। FE की वैल्यू कितनी बची भाई? 9.1 × 10 की पावर, सॉरी 9 × 10⁹9। ठीक है, और Q1 Q2 1.6 × 10⁻19, और फिर से Q2 1.6 × 10⁻19 अपॉन R²। तो R² से R² कट गया। FG की वैल्यू क्या आएगी? 9.1 × 10⁻31। ठीक है, M1 कितना था? 1.67 × 10⁻27, और फिर से 1.67 × 10⁻27। ठीक है, अब आप इसके दो तरीके से आंसर निकाल सकते हो। एक तो एक्यूरेट आंसर, एक्यूरेट आंसर के लिए आप एक्यूरेट कैलकुलेशन करिए, एक्यूरेट आंसर के लिए आप एक्यूरेट कैलकुलेशन करिए। बट अगर आप लगभग लगभग आंसर निकालना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो 9 से 9.1 काटो, ये 1.6 से 1.67 काटो, इससे ये भी काटो, लगभग लगभग एक एक बार कट जाएंगे। ठीक है, मैं लगभग वाला आंसर आपको बता रहा हूँ, अप्रॉक्स वाला। तो ऊपर बचा 10⁻9 × 10⁻19 × 10⁻19। ठीक है, और अपॉन में बचा 10⁻31, 10⁻27 और 10⁻27। 10 की पावर्स को ऐड करेंगे, ऊपर जोड़ दो, ऊपर जोड़ दो। 9 - 19 - 19 -19 -19 -38 हो जाएगा, और -38 + 9 कितना हो जाएगा? 70। 29 और 9 18, है ना। तो माइनस का 29 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10 की घात -29। ठीक है, और नीचे कितना आएगा? नीचे सारे माइनस के हैं, मतलब सारे जुड़ जाएंगे। 7 7 14 और 15 को 5, हंसी लगा 1 2 2 4 और 3 7 और 1 8, 10⁻85। इतनी बात समझ में आ गई? 10⁻85। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आएगा लगभग आपका, ये आएगा आपका लगभग FE/FG 10⁻29 इंटू 10 की पावर प्लस का 85। ये 85 ऊपर जाके क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो FE/FG विल बी 10⁻29 + 85 कितना होगा भाई? 6 and 5। इतना आ रहा है क्या? जब दोनों प्रोटॉन है ना। फर्स्ट वाला केस था क्या है? जब दोनों के दोनों क्या है? प्रोटॉन है।
तो कितना आ रहा है 10 की पावर 56। इज इट करेक्ट? ओके, लेट मी चेक। पी और पी दोनों जगह क्या होगा? प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा, ठीक है, और इट विल कम अराउंड 10 की घात, तो बहुत ज्यादा आ रही है। एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से। एफ ई अपॉन एफ जी, चलिए जी 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा मास ऑफ प्रोटॉन इज 10 की पावर -27, ठीक है, एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज अगेन 10 की पावर 27, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इधर आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, इंटू 10 की पावर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, क्योंकि दोनों प्रोटोनों पर जो आवेश होगा वो उतना ही होगा जितना कि एक इलेक्ट्रॉन पर होता है, बस धनात्मक आवेश होगा, है ना, बस क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस तरीके से आप एफ ई अपॉन एफ जी निकालेंगे, ठीक है, इस तरीके से आप एफ ई अपॉन एफ जी निकालेंगे तो आप देखेंगे कि एफ ई इज मच मच ग्रेटर देन एफ जी। स्थिर वैद्युत बल जो है उसका मान जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत बहुत अधिक आता है, ठीक है। सेकंड पार्ट भी करेंगे इसका सॉल्व, ठीक है, और कैलकुलेशन को दोबारा से चेक करके लाएंगे एक बार। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि दो आवेशों के बीच में बिंदु द्रव्यमान की तरह अगर हम उनको ट्रीट करें तो उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो बहुत कम होगा, जबकि उनके बीच जो स्थिर वैद्युत बल होगा या फिर जिसे हम वैद्युत बल कहते हैं उसका मान बहुत ज्यादा अधिक रहने वाला है। सो आई होप आपको आज की क्लास में जो बातें बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आप समझ पाए होंगे किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। इन क्वेश्चंस को घर से एक बार करने की फिर से कोशिश कीजिएगा। कोई डाउट होता है तो जरूर पूछिए। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।